प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं हिंदी बी का सॉल्यूशन 10th क्लास का। इससे पहले बहुत सारे सॉल्यूशंस आपके अपलोड कर दिए गए हैं। सेट वन का सॉल्यूशन इसमें देख रहे हैं। तो चलिए आंसर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को देखते हैं, और जो आपके आंसर्स हैं वो बहुत ही सटीक तरीके से और अच्छी तरह से जो है हमने आंसर्स दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि बहुत सारे चैनल जो हैं वो गलत आंसर्स दे रहे हैं। तो आंसर्स को जो आप चूज़ करते हैं तो ढंग से चूज़ करिए, ताकि आपके नंबर ना कटें एग्ज़ाम में। पहला जो ये आपका पैसेज है, सभी के पास पीडीएफ होगा, नहीं होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, पड़ोस का सामाजिक जीवन में क्या महत्व है? तो पड़ोस का जो सामाजिक जीवन में है, उसको हम इस पैराग्राफ के हिसाब से बना करके बताएंगे। तो सामाजिक जीवन में पड़ोस का विशेष महत्व है। पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है। हमारी सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक जीवन की आनंदपूर्ण गतिविधियों के लिए पड़ोस अत्यंत आवश्यक है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, पड़ोस के साथ सामंजस्य बिठाना हमारे हित में क्यों है? तो हमें पड़ोस के से यथावत सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। उनसे अच्छे संबंध बनाकर रखने में ही फ़ायदा होता है, क्योंकि किसी भी आकस्मिक आपदा यानी कि परेशानी में आवश्यकता के समय अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को बुलाने में समय लगता है, अगर आप बाहर रहते हैं तो। तो संचार की सुविधा होने के बावजूद भी जो है 100% गारंटी नहीं है कि वो समय से पहुँच पाएँगे। इस प्रकार हम जो कह सकते हैं कि पड़ोस के साथ सामंजस्य बिठाने से के लिए बिठाना हमारे लिए हितकर होता है। अगला है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो पड़ोसी का महत्व जो है इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। व्याकरण संबंधी प्रश्नों में वह खास खास कर सो गया संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर, वह तो खास खास कर सो गया। ठीक है, आप इस तरह से वर्ड को चेंज कर देंगे। अथवा में है, पिताजी ने मुझे पढ़ाकर सेना में भर्ती कराया। तो इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। तो पिताजी ने मुझे पढ़ाया और सेना में भर्ती कराया। इस तरह से हम जो इसको संयुक्त वाक्य बना देंगे। आपके जो है हिंदी ए, हिंदी बी, इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश सेकंड सेट और एसएसटी फर्स्ट सेट, मैथ फर्स्ट सेट और इंग्लिश साइंस फर्स्ट सेट और संस्कृत फर्स्ट सेट, यानी ये सारे सेट्स को हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए कंप्लीट करा दिया गया है। तो इनको आप देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर रेफ़र करें, और वीडियो को पूरा देखें, हर वीडियो को देखें, क्योंकि किसी न किसी वीडियो में आपको सभी पीडीएफ को जो है हम डालेंगे, तब उसके पासवर्ड बताएँगे। तो उन वीडियोज़ में पासवर्ड बताएँगे, और वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये भी बताया जाएगा। आंसर्स के साथ में जो पीडीएफ डाले जाएँगे उत्तर वाले, ये वाले जो आप देख रहे हैं, तो उसके लिए सारे वीडियोज़ को कंप्लीट देखा करें। आने वाले वीडियोज़ में जो है आपको पीडीएफ का पासवर्ड और पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये भी बताया जाएगा। प्रश्न नंबर 5, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद के नाम आपको बताने हैं। तो सभी को पता है 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अथवा में है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों से जुड़े रहते हैं, किंतु एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि आपका पाठ्य पुस्तक जो प्रश्न है उसके, तो सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? अथवा है, कर चले हम फिदा, इस गीत में सर पर कफन बांधना किसकी ओर संकेत करता है? दोनों क्वेश्चनों के आंसर देखेंगे। पहला, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है, और भारत चीन युद्ध हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर ही लड़ा गया था। भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण गंवाकर देश के सम्मान को सुरक्षित रखा है, और भारत के सैनिक हर पल देश की रक्षा हेतु बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। उनके साहस की अमर गाथा से हिमालय की पहाड़ियां आज भी गूंजयमान हैं या गूंजती रहती हैं। इस तरह से आप लिख दोगे। अगला, इसका अथवा पाठ जो है, सर पर कफन बांधना का अर्थ जो होता है मौत के लिए तैयार हो जाना है। यह गीत शत्रुओं से रणभूमि में लड़ने की ओर संकेत करता है। सैनिक जब युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं तो अपने देश की मान सम्मान की रक्षा के लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस जो लाइन का हमें अर्थ बताना था सही तरीके से। अगला जो क्वेश्चन है आपका, आत्म त्राण कविता में क्या संदेश जो है हमें देती है? तो आत्मत्राण कविता में कवि प्रभु से दुख दूरने की प्रार्थना नहीं करता, बल्कि वह स्वयं को अपने साहस और आत्मबल से दुखों को सहना चाहता है तथा उनसे पार पाना चाहता है। वह दुखों से मुक्ति नहीं, बल्कि उसे सहने और उबरने की आत्मशक्ति चाहता है। इस कविता में निहित संदेश यह है कि हम अपने सुखों के लिए प्रभु को जिम्मेदार सुख और दुख के लिए प्रभु को जिम्मेदार ना ठहराएं। हम दुखों को सहर्ष स्वीकार करें, और उनसे पीछा छुड़ाने के बजाय उन्हें सहें और उसका मुकाबला करें। दुखों से परेशान होकर हम आस्थावादी बनने की जगह निराशावादी न बने,
और आशावादी की जो है हम आस्थावादी बनने की जगह निराशावादी ना बने और हम हर प्रकार की स्थिति में प्रभु के प्रति अटूट आस्था एवं विश्वास रखें। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे को कविता में संदेश मिलता है। 8वां क्वेश्चन है, ओचू मेलाव कौन था अथवा में है सुलेमान में कौन कौन से गुण थे। तो ओचू मेलाव पुलिस इंस्पेक्टर था। क्षेत्र में शांति व्यवस्था एवं कानून का विधान बनाए रखना ही उसका कर्तव्य था और काठ गोदाम के पास जमा भीड़, कुत्ते का किकियाना और क्यूक्रिन की चीख सुनकर उसने सभी सवाल एक जिम्मेदार अफसर होने के हक से पूछे थे। ठीक है, तो ये ओचू मेलाव का जो कौन था उसके बारे में बताया, वो एक्चुअली में एक इंस्पेक्टर था। उसके बाद में सुलेमान में कौन कौन से गुण थे, तो सुलेमान ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। वे मानव जाति के राजा होने के साथ साथ पशु पक्षियों के भी हकीम थे। वे उनकी भाषा को भली भांति समझते थे और उन सभी का कल्याण भी करना चाहते थे। उनका हृदय विशाल था और दयालुता से परिपूर्ण था। ठीक है, ये गुण थे उनके अंदर। अगला है, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट करना है। तो लेखक के अनुसार सत्य जो है वर्तमान है और उसी में जीना चाहिए। हम अक्सर या तो गुजरे हुए दिनों की बातों में उलझे रहते हैं या भविष्य के सपने देखते हैं। इस तरह भूत या भविष्य काल में जीते हैं। असल में दोनों काल मिथ्या है। हम जब भूत काल के अपने सुखों या दुखों पर जो गौर करते हैं तो हमारे दुख बढ़ जाते हैं और भविष्य की कल्पनाएं भी हमें दुखी करती हैं, क्योंकि हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते। जो बीता उसे भूलना ही बेहतर होगा और जो अभी आया नहीं उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। वर्तमान ही सत्य है। जो कुछ हमारे सामने घटित हो रहा है उसी वर्तमान में जीना चाहिए। इस तरह से हम इस 9वें क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। 10वां जो क्वेश्चन है, हरिहर काका को महंत और उस अपने भाई एक ही श्रेणी में क्यों लगने लगे, ये आपको बताना है। और आपके जो ये जितने भी मॉडल पेपर्स हैं इनमें से 80 टू 90% आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। पिछले 2-3 साल के क्वेश्चंस जो हैं उनमें से एक आधा क्वेश्चन ही मैच हो रहा है। बाकी सारे जो पिछले 5 साल के पेपर उठाओगे तो उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे, हरिहर काका निसंतान थे और उनके हिस्से में 15 बीघे की उपजाऊ जमीन थी। महंत और भाई दोनों का उद्देश्य हरिहर काका के इस उपजाऊ 15 बीघे जमीन को जब्त करना था। वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोनों ने पहले तो काका को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाना शुरू किया। जब उनसे ये बात नहीं बनी तो उन्होंने ताकत का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। दोनों ही उनकी जमीन को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इसीलिए हरिहर काका को महंत और भाई एक ही श्रेणी के लगने लगे। इसके बाद में है आपका रचना वाला क्वेश्चन। तो 11 नंबर, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिख करके चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। और अथवा में है, लॉकडाउन के दौरान अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम जो भी डालना चाहें, क्योंकि स्कूल का नाम इसमें नहीं दिया है, तो आप जो भी अपनी मर्जी से वो डालेंगे। फिर विषय लिख देंगे चरित्र प्रमाण पत्र हेतु, और उसके बाद में आप अपना एप्लीकेशन को रूप दे देंगे, श्रीमान जी या मान्यवर महोदय, सविनय प्रार्थना है कि मैं इस वर्ष विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। पिताजी के स्थानांतरण के कारण मुझे 11वीं कक्षा में मुंबई में प्रवेश लेना पड़ेगा। इस कार्य के लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी या आवश्यकता है। आपसे निवेदन है कि मुझे एक चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर दें जिसमें मेरी शैक्षिक योग्यताओं के अतिरिक्त मेरे खेल संबंधी उपलब्धियों का भी उल्लेख हो। धन्यवाद। आपका मैं आभारी रहूँगा। इस तरह से लिख करके आप जो है आपका आज्ञाकारी और जो भी नाम और क्लास और दिनांक वगैरह यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दिनांक और दिनांक चाहें तो आप ऊपर भी इस साइड में राइट साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपका अथवा वाला पार्ट जो है, अपने दोस्त को पत्र लिखना है। तो आप अपना पहले एड्रेस लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 23 शांति नगर रांची, और अपना डेट जो है लिख देंगे। और उसके बाद में प्रिय दोस्त जो भी नाम आप देना चाहें, क्योंकि आपके पेपर में जब नहीं दिया होगा नाम तो आप कोई भी नाम यूज़ करेंगे, नाम ज़रूर यूज़ करना है। मैं अपने घर में सकुशलता से हूँ। लॉकडाउन के कारण सारा समय घर में ही बीत रहा है। पता नहीं स्कूल कब खुलेंगे। ऐसे समय में अपने घर में ही समय बिताना पड़ रहा है और मैंने तो घर में ही अपनी दिनचर्या जो है सेट कर रखी है। मैं रोज़ उतने बजे ही उठता हूँ जितने बजे स्कूल खुले होने पर उठता था। अब तो हमारी ऑनलाइन क्लास चालू हो गई है और मैं नियमित रूप से समय पर अपने लैपटॉप के आगे बैठ जाता हूँ और क्लास ख़त्म होते ही मैं यूट्यूब पर कुछ न कुछ शैक्षिक चैनल देख करके कुछ नया सीखने का प्रयत्न करता हूँ। आजकल मैं कुछ नई नई स्किल्स सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं ऑनलाइन एजुकेशन साइट्स पर भी विजिट जाकर अपने पढ़ाई संबंधी समस्याओं का हल प्राप्त कर लेता हूँ।
अब बाहर खेलने को नहीं जा पाते, इस कारण मैं मोबाइल पर ही या फिर घर में कुछ इंडोर गेम्स खेल करके समय बिता लेता हूँ। इस तरह पूरा दिन बीत जाता है और पता नहीं चलता। मुझे उम्मीद है कि तुम भी कुछ ऐसा ही कर रहे होगे। तुम अपनी दिनचर्या के बारे में लिखना। तुम्हारा दोस्त जो भी नाम आप डालना चाहें डाल सकते हैं। तो इस तरह से पत्र को लिखा जाएगा। जो लाइन होती है, हर लाइन अपने आप में एक विशेष लाइन होती है। पत्र में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डाली जाती है। 12वां क्वेश्चन है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद जो है आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 100 शब्दों से ज़्यादा आपको कभी नहीं ले जाना है। एक बात बता देता हूँ अनुच्छेद के लिए, और 5 नंबर का है एक अनुच्छेद आएगा। और इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखना है, जब इसमें संकेत बिंदु दिए हों तो संकेत बिंदुओं को ज़रूर उसमें मेंशन करना है, नहीं तो एग्ज़ाम में फटाफट नंबर काटे जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर 2 है आपका पुस्तकालय का महत्व, और दूसरा है मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सभी के संकेत बिंदु है और इन संकेत बिंदुओं के आधार पर हम जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला पुस्तकालय का महत्व, तो पुस्तकालय का अर्थ बताएँगे। तो लाइब्रेरी को हिंदी में जो हम पुस्तकालय कहते हैं, जिसका संधि विच्छेद करने पर पुस्तक प्लस आलय होता है, और आलय का अर्थ होता है स्थान। इसी प्रकार पुस्तकालय का अर्थ हो गया पुस्तकों का स्थान। पुस्तकालय में तरह-तरह की किताबों का संग्रहण होता है। अब पुस्तकालयों के नियम, जो भी हमारे पास यहाँ पॉइंट दिए गए ना, उन पॉइंटों को हम लेकर के चल रहे हैं। तो पुस्तकालय के नियम, पुस्तकालय में पढ़ने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पुस्तकालय में पहला नियम, दूसरा नियम, 4 नियम मैंने बताए हैं। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, बाकी ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, तो शब्दों की सीमा को भी ध्यान रखना है। पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ते समय शांति व्यवस्था बनाए रखना ज़रूरी है। पुस्तकालय की किताबों और पत्र-पत्रिकाओं को फाड़ना या उस पर लिखना सख्त मना होता है। पुस्तकालय में शोर-शराबा मचाने पर आपको निलंबित भी किया जा सकता है, और नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो उसपे भी बैन हो सकता है। यहाँ से ली गई किताबों को नियमित अवधि के अंतराल में या मतलब नियमित अवधि में ही लौटाना आवश्यक होता है, नहीं तो इस पे भी पेनल्टी लग जाती है। तो ये केवल हमें इतना लिखना है, और भी आप पॉइंट डाल सकते हैं। उसके बाद में हम पुस्तकालय और उसका सदुपयोग क्या कर सकते हैं, तो पुस्तकालय ज्ञान के मंदिर हैं, और उन्नति के सभी सूत्र जो है पुस्तकालयों में रखी पुस्तकों में सुरक्षित है। आधुनिक पुस्तकालय बड़े व्यवस्थित है। सारी पुस्तकें विषय अनुसार अलग-अलग अलमारियों में रखी जाती हैं, जिससे हमें ढूँढने में परेशानी होती है, और विद्यार्थियों को आरंभ से ही पुस्तकालय का उपयोग करना सीखना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो पुस्तकालय की नियम व्यवस्था को भली-भाँति जान लें और उसे बनाए रखने का दृढ़ संकल्प करें, और ज्ञान बढ़ाने का अचूक ज़रिया है ये। तो व्यक्ति के ज्ञान को विस्तार देने के लिए पुस्तकालय बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। औसत वर्ग का व्यक्ति अपनी रुचि या ज़रूरत की महँगी किताब जो है नहीं खरीद पाता, और पैसे के अभाव में वह ज्ञान और शिक्षा से वंचित रह जाता है। परंतु पुस्तकालय के माध्यम से सभी प्रकार की किताबें और उसके ज्ञान का आसानी से लाभ उठाया जा सकता है, या मिल सकता है, या लिया जा सकता है। इस तरह से आप पूरा जो अनुच्छेद लिखेंगे, ध्यान रखना है। दूसरा जो है आपका मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इसका अनुच्छेद लिख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, विविधताओं का देश भारत। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक धर्म, संप्रदाय, वर्गों, जातियों, उपजातियों, संस्कृति के लोग रहते हैं। इस कारण भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। इतनी अनेकताएँ होने पर भी भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। हम भारतीय कितने हज़ारों सालों से एक परिवार की तरह ही रहते आए हैं। हमारे पुराण, उपनिषद और जो है आपका रामायण, महाभारत जैसी सम्मानित ग्रंथ है। प्रत्येक भाषा में इनकी कथाएँ उपलब्ध है, और भाषा की दीवार होते हुए भी भारत एक है, और सभी भारतीय एक ही धर्म के अनुयायी हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट लेंगे, धर्म का मूल स्वरूप। संसार में अनेकों धर्म, मजहब यानी संप्रदाय तथा पंथ प्रचलित हैं, किंतु कोई भी धर्म एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष या बैर भावना रखने का उपदेश नहीं देता। प्रत्येक धर्म आपसी भाईचारे और मेल मिलाप को बनाए रखने का उपदेश देते हैं। धर्म का या मजहब कोई कच्चा धागा नहीं जो तनिक से झटके से टूट जाए, बल्कि ये इतना पवित्र और महान है कि इसे स्पर्श करने मात्र से ही अपवित्र भी पवित्र बन जाता है। धर्म मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है, और ईश्वर एक है, इस तथ्य से कौन इनकार कर सकता है। मार्ग अलग-अलग हो सकते हैं, उनके नाम भी भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, किंतु मंजिल सभी का एक ही होता है, या एक ही होता है, या एक ही होगा। इसके बाद में भाईचारा एवं सद्भावना में वृद्धि। संसार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी आदि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। विश्व के सभी धर्मों के लोग आपस में भाई-भाई हैं, क्योंकि ये सब एक ही परमपिता परमात्मा के संतान हैं, और भारत में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि विभिन्न धर्मों के लोग एक ही भारत माता के जो है लाल हैं। धर्म या मजहब तो आपस में लोगों को जोड़ता है। प्रत्येक मजहब के पैगंबर या धर्म संस्थापक या गुरु शिक्षाएँ संस्थापक या गुरु की शिक्षाएँ जो है, उनके अनुयायियों को मानवीय प्रेम का पाठ पढ़ाती हैं। गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ, बाइबल तथा धम्मपद आदि विभिन्न धर्मों के शास्त्री में शांति और प्रेम से जीवन जीने की दिशाएँ
दी गई हैं। हर मज़हब यही कहता है कि हम स्वयं भी सुख से जिएँ और दूसरों को भी सुख से जीने दें। कभी किसी को हानि या कष्ट नहीं पहुँचाएँ। इसीलिए कहा जाता है मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है 13 नंबर, कुछ लोग बाज़ार में मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद जो है लिखना है। यानी कि आप और आपके मित्र जो हैं इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं और वो क्या जवाब दे रहा है, बस ये चीज़ संवाद में बताना होता है। चाहे कोई भी संवाद हो, बस उसको इसी तरह से लिखना है। तो ये सबसे ईज़ी होता है और ज़रूर लिख के आना आप। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं इसको देख लेते हैं। तो इसमें रमेश सबसे पहले, अरे राज तुम बहुत अरे आज तुम बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। यहाँ पे आज है, ठीक है ना, तो आज राज की जगह आज कर लेना, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है। दीपक, हाँ यार, लॉकडाउन में कहीं बाहर नहीं निकलते थे। रमेश, बात तो सही है, इस कोरोना ने तो ने तो बहुत घर उजाड़ दिए हैं। तो दीपक, बिल्कुल सही बोले, फिर भी लोगों की लापरवाही देखो, अभी भी बाजार में बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो रमेश बोलता है, आज के लोग बहुत ही लापरवाह हैं, परंतु हम दोनों ने मास्क पहन रखा है और वैक्सीन भी ले लिया है। दीपक, हाँ, परंतु अभी मैंने दूसरा डोज नहीं लिया है। तो रमेश बोलता है, कोई बात नहीं, समय आएगा तो दूसरा डोज भी ले लेना। दीपक, हाँ, अरे यार, पढ़ाई कैसी चल रही है? तो रमेश, एकदम ठीक चल रही है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चलो अब घर चलते हैं। तो दीपक, हाँ यार चलो, मेरा भी ऑनलाइन क्लास का समय हो गया है। तो इस तरह से जो इनकी वार्तालाप है, इसके एक दो पॉइंट आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे पेश किया है ताकि आप लोग समझ पाएँ कि आपका वार्तालाप किस तरह से होगा। और यहाँ पे यार लिखा है, तो यहाँ पे अरे यार, ठीक है, तो यहाँ पे राज गलती से मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप सही कर लेना। रमेश, अरे सॉरी, यार नहीं, आज, अरे आज बहुत दिन बाद तुम दिखाई दिए, ठीक है, तो ये आज है, राज लिख दिया है गलती से, ये मिसप्रिंट मतलब टाइपिंग में होता है ना मिस्टेक, तो यहाँ पे आज लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है, परफेक्ट सॉल्यूशन जो इस चैनल पे पाएंगे, बिल्कुल 100% गारंटीड सही सॉल्यूशंस देंगे हम आपको। ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन फालतू में वीडियो बनाने के चक्कर में जल्दबाजी में नहीं बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि हम वीडियोस जो बनाते हैं वो बहुत ही सोच समझ के और समय अनुसार बताते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद सेट डाल दिए और आपने पढ़ लिया और पता चला कि आप एग्ज़ाम में लिख के आ गए और वो सारे गलत हो गए या फिर उसमें से नंबर कट गए। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अच्छे चैनल को चूज़ करिए, अच्छा पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए। तो आशा करता हूँ आपने लाइक कर दिया होगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। आपके सारे सेट्स बनाए जा रहे हैं कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए। इस चैनल के साथ बने रहें, शेयर करते रहें हमेशा वीडियो को। और इनकी पीडीएफ जब डाली जाएगी तो वो भी बताया जाएगा कि पीडीएफ कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है। तो इसीलिए हर वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें और ध्यान से सुनें, क्योंकि जब पीडीएफ का पासवर्ड बताया जाएगा तो वो बोल के बताया जाएगा, लिखित में नहीं होगा। ध्यान रखना है आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको कि वीडियो को सुनना पड़ेगा, यानी कि आपने स्किप किया और वहाँ की आवाज़ गायब और वहाँ पे पासवर्ड बोला गया होगा तो आपको नहीं पता चलेगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करेंगे और कर भी दिया होगा, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करेंगे।